नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनिका तिवारी मिश्रा। कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी एक छोटी सी कहानी के साथ। एक राजा था। राजा अपने प्रजा के साथ घूमने के लिए निकले। वहां पर उन्हें दो बाज मिले। वो बाज उन्हें बहुत पसंद आए और उन दोनों बाजों को लेकर वो अपने महल में आ गए। अब राजा ने सोचा ये बाज महल में तो नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अपने महल के सामने एक पेड़ लगा हुआ था, वहां पर उन दोनों बाजों को बैठा दिया। एक बाज बहुत शैतान था। हर रोज सुबह उठता, सैर के लिए निकलता और वापस उस पेड़ की डाल पर आकर बैठ जाता। और जो दूसरा बाज था वो वहां से हिलता भी नहीं था। अब राजा ने सोचा अगर ये हिलेगा नहीं, घूमेगा फिरेगा नहीं, चीजों को जानेगा नहीं, तो इस जिंदगी में क्या कर पाएगा। राजा ने ऐलान कर दिया और कहा कि जो भी शख्स इस बाज को इस पेड़ से उड़ा पाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। कई लोग आए, कोई कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर एक व्यक्ति आया। उसने पता है क्या किया? सिर्फ एक छोटी सी की, उसने उस पेड़ की उस डगाल को ही काट दिया जिस पर वो बाज बैठा करता था। मजबूरन उस बाज को उड़ना ही पड़ा और जिस दिन वो बाज उड़ा ना, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पूरी दुनिया को जाना और कई सारी ऐसी चीजें भी करके दिखाई जो सोचना बहुत मुश्किल थी। यदि आपको अपने अंदर का हुनर मालूम होना तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, और यदि ये चीज आपको पहले से ही मालूम हो तो फिर तब तो आपकी बात ही निराली है। आइए आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने अंदर के हुनर को बचपन से ही पहचान लिया था और एक मुकाम हासिल करके दिखाया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं श्री अजात शत्रु श्रीवास्तव जी से। आप भूतपूर्व कमिश्नर हैं भोपाल के। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार स्वागत मोनिका है। जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में। आपका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? आपकी स्कूल की शिक्षा कहाँ हुई? अब मोनिका जी, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो भी आईएएस थे। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी पोस्टिंग होती रही। तो बचपन में तो 5-6 शहरों में जी जहाँ जहाँ पे वो पोस्टिंग होती रही वहीं पर हम लोग पढ़ते रहे। फिर मेजर मेरी एजुकेशन भोपाल में ही हुई। भोपाल के मॉडल स्कूल में मैं क्लास 6 से 11 तक पढ़ा। जी उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन मेरी इंदौर और दिल्ली में हुई। जी। तो कॉलेज एजुकेशन सर की इंदौर, दिल्ली में हुई, अलग अलग जगहों पर पढ़ाई की। सर, आपके घर का माहौल शुरू से ही ऐसा था जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का ही माहौल रहा? क्योंकि आपने बताया आपके पिताजी भी अधिकारी रहे हैं। हाँ, नेचुरली हम लोगों का थोड़ा सा, चूँकि घर में सब लोगों का पढ़ने का था और सभी सर्विस ओरिएंटेड थे, कोई बिजनेस जैसी चीज़ नहीं थी। जी तो इसलिए ये मालूम है कि यदि आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो करियर नहीं बन सकता। तो पढ़ना तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का रहता है। जी जिनके घर में बिजनेस नहीं है तो उन लोगों को यदि करियर बनाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल। कोई ऑप्शन नहीं। यदि आपको अपना करियर बनाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर, कई बार ये भी होता है, पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी रहती है, लेकिन कई लोगों के शौक भी रहते हैं, कई सारे अंदर हुनर रहते हैं और उन्हें लगता है कि हमें वो करना चाहिए ज़िंदगी में। तो कभी ऐसी चीज़ें रही हैं आपके जहन में? हाँ, मेरे साथ में तो ऐसा नहीं रहा। इनिशियली मेरे मन में ऐसा ज़रूर सपना था कि मैं शायद डॉक्टर बनूं, जी और मैंने उसके लिए बायोलॉजी लिया था। वहाँ समय 9 से होता था, सब्जेक्ट लिया जाता था। जी जी लेकिन फादर ने मुझको समझाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना ज़्यादा उचित रहेगा, और हम लोग उस जनरेशन के हैं, फादर ने जो कह दिया उसको एम मान लिया। बिल्कुल। और उसमें फिर उसके बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए उस तैयारी में कॉलेज टाइम से लग गया था। बिल्कुल, कॉलेज टाइम से आपने इसकी तैयारी शुरू की। जी। सर, आप हमें ये भी बताएं कि जब आपने इस चीज़ के बारे में सोचा होगा, तैयारी शुरू की होगी, तो क्या उस समय आपका सपना एक आईएएस ऑफिसर बनने का ही था, या फिर बहुत अलग अलग तरह की सर्विसेज रहती हैं उनमें से किसी में जाना हाँ, चाहते नेचुरली, थे? लेकिन मैंने फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का था। और जो स्टेट सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, पीएससी, यूपीएससी, उसकी तैयारी के लिए मैंने कॉलेज टाइम से एम बना लिया था कि जब इसी में जाना है जी तो उसकी तैयारी उसी समय से करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा बिल्कुल। कि पढ़ाई के साथ साथ मल्टीटास्किंग होना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई भी बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहे और बाकी दूसरी चीज़ें, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, आर्ट्स से रिलेटेड हो, या कोई वोकेशनल कोर्सेज हो,
उसको भी एट द सेम टाइम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सिर्फ अकेले पढ़ाई में करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही है सर ने कि पढ़ाई ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और दूसरी चीज़ें भी करना चाहिए जिससे आपका व्यक्तित्व निखर सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आप हमें ये बताएं कि जब आप एक ऑफिसर बन गए उसके बाद आपको वक्त बहुत कम मिलता होगा क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, लेकिन जब भी वक्त मिलता था तो आप किस तरह की चीज़ें करना पसंद करते थे अपने परिवार वालों के साथ? मैं परिवार वालों के साथ में एक तो मुझे टूरिंग का, बाहर दूसरे नई जगह जाने का, और इंडिया के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है जी तो मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड रिमोट प्लेसेस में या पहाड़ में जाने का शौक रहा है। जी तो यदि ऐसे फुर्सत मिली, छुट्टी मिली तो मैं वहाँ पे जाना जरूर हमेशा जाता रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन रोज़मर्रा के जीवन में मैंने खेल कभी नहीं छोड़ा और पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। दो यानी चीज़ कि के लिए खेल टाइम और मिल जाता, पढ़ाई रोज चलते थे रोज साथ साथ। करता था मैं। बिल्कुल, आपके परिवार में कौन कौन है सर? मेरी वाइफ है जो कॉलेज में प्रोफेसर है, जी और मेरा बेटा है वो दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में है। बिल्कुल। सर आप हमें ये बताएं कि कहते हैं कि हम अपना बचपन नहीं जी पाते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनके साथ अपना बचपन जीने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं उनमें ढूंढते हैं। सर आपका बचपन कैसा रहा और किस तरह के विद्यार्थी हुआ करते थे आप? क्या आप शरारती थे? नहीं, बहुत शरारती नहीं थे। मेरे साथ का एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मेरी मदर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। जी जी मैं तब छोटा था, इनफैक्ट 4 महीने का था, तब मेरी मदर नहीं रही थी। तो मेरा बचपन माँ के ना रहने से वो वैसा सामान्य बचपन नहीं होता है जो माँ के रहने से बच्चे का होता है। बिल्कुल तो शरारतें थोड़ी सी खो जाती माँ के ना रहने पे, क्योंकि बच्चे की शरारत को प्यार करती है तो बच्चा उस हिसाब से करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मेरे साथ की एक पारिवारिक शॉर्टकमिंग थी। तो फैक्ट है, तो थी। तो क्या आपने अपना बचपन अपने बेटे के साथ जीने की कोशिश की? जरूर जरूर। तो क्या आप देखते थे अपने बेटे में कि जब उनकी शैतानियां होती होंगी तो क्या आप उस पे नाराज हुआ करते थे या फिर उसको एंजॉय करते थे? मुझको ऐसा लगता है कि नई जनरेशन के बच्चे आजकल उतनी शरारतें नहीं करते। अच्छा जी वो बचपन से ही उन्होंने इतने सारे अपने टारगेट और इतने सारे एम बना लेते हैं कि जो हम लोग के जनरेशन की में बच्चों की शरारतें होती थी, आज के जनरेशन में मैं देखता हूँ वो शरारतें खोई हुई सी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सर आप भी मानते होंगे ये कि उस समय आउटडोर गेम्स की हमेशा बात करते हैं हम लोग, जो गेम्स हुआ करते थे, खेल हुआ करते थे, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ें कम हो गई हैं या कि कोई और बिल्कुल कारण हो है? गया। मैं वही, टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो बच्चे का बहुत सारा समय ले जा रहा है। बिल्कुल लेकिन मैंने अपने बेटे को इसमें ज़रूर उसको फोकस रखा था कि वो अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करता रहे। तो वो क्रिकेट से लेके अदर स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रहा, तो उसमें उसकी एक्टिविटीज़ रहीं। लेकिन जहाँ तक बच्चों की बचपन की शरारतों की बात है, मैं सब अपने घर में नहीं, आसपास सब जगह देखता हूँ जी कि वो शरारतें खो सी गई हैं जो हम लोग की जनरेशन में होती थी। बिल्कुल सही बात है, शरारतें खो सी गई हैं। यदि बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो शरारतें कौन करेगा? इसीलिए हमें भी यह चाहिए कि थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने बच्चों के लिए और उनकी वो जो शरारतें हैं उन्हें खोने नहीं दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन में ही बेस बनता है। बचपन में जब 5 साल तक का बच्चा होता है, यही वो समय होता है जब 90% दिमाग एक बच्चे का विकसित हो जाता है, और यदि उस समय वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करेगा, नहीं देखेगा, तो फिर वो आगे चलकर बहुत कुछ कैसे सीख पाएगा। सर आप खेल की बात कर रही हैं, आप भी खेल से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह के खेल खेलना आपको पसंद है? मैं तो सभी स्पोर्ट्स में एंजॉय करता था, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। जी तो जहाँ भी जो सा मौका मिला, प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं था, जी लेकिन जैसे शौकिया प्लेयर कहते हैं वो मैं हर समय में खेलता रहा। बिल्कुल, यानी कि लगभग हर तरह का खेल खेलना आपको पसंद है। सर आप हमें ये बताएं कि एक अधिकारी होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, तो और आप अलग अलग विभागों में भी आप रहे हैं, तो हर विभाग के साथ रहना और उसकी कार्यशैली अलग होना, सबको समझना और इतने सारे अलग अलग व्यवहार के लोगों के साथ काम करते हुए जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के 2 कंपोनेंट हैं। एक जी। तो बेसिक्स हैं जो सभी विभागों में एक समान है, जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जी फाइनेंशियल इश्यूज हैं,
वो सभी जगह पर मोरलेस एक जैसे हैं। और जितने भी रूल रेगुलेशन है वो कॉमन सेंस के हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पब्लिक को उससे बेनिफिट हो, पब्लिक को रिलीफ हो, और जो गवर्नमेंट को अननेसेसरी का कोई लॉस ना हो। बिल्कुल। तो ये बेसिक्स हैं हाँ। जो सभी डिपार्टमेंट में एक समान है। बिल्कुल। कुछ उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो चूंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में रहे हैं, करीब मैं 19-20 डिपार्टमेंट में इतने लंबे करियर में पोस्टिंग रही है मेरी। जी। तो वो उसके रूल रेगुलेशन आप 10-15 दिन में, 20 दिन में पढ़ लीजिए, और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है। मालूम रहे कि कौन कौन से एक्ट हैं। जब कोई इशू आए सामने तो बुक रेफर कर लीजिए, तो आपको गाइडेंस मिल जाता है काम करने का। बिल्कुल, यानी कि अध्ययन कभी भी बंद नहीं होता, भले ही आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, अपने लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा सर आपने भी हमें अभी भी बताया कि कम से कम 20 दिन से 1 महीना लग जाता है किसी नए विभाग में जब आप जाते हैं तो उसे समझने के लिए। सर अब आप हमें ये बताएं कि आपने कहा कि आपको हिस्ट्री पढ़ने का शुरू से ही शौक रहा है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना आप पसंद करते हैं। तो हमारा देश भारत बहुत खूबसूरत है, तो आप कहाँ कहाँ गए हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन सी जगह है जो आपके जहन में बस गई हो? देखिए, हिंदुस्तान तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सुंदर है, और इंडिया का सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, और सब जगह की अपनी खूबसूरती है जी। जो चाहे वो कश्मीर हो या मध्य प्रदेश हो या तमिलनाडु हो। तो मुझे तो किसी भी फोर्ट में जाने में, किसी भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाने में हमेशा बहुत आनंद आता रहा, उससे मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ। पर जो आपने पूछा सबसे ज़्यादा यदि कोई पसंद है, तो मुझे सबसे ज़्यादा मांडू पसंद है। बिल्कुल, वहाँ के किलों की वजह से। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे पैलेस हैं, बहुत सारे वहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं। हाँ। तो मांडू का एनवायरनमेंट, मांडू का क्लाइमेट बहुत सुंदर है, और बारिश के समय में मांडू तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब आप हमें ये बताएं कि जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आपने भी जब तैयारी की होगी, तो उस समय हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक सफल व्यक्तित्व तक पहुंच सके? देखिए, मेरा एक सजेशन यंग जनरेशन को हमेशा ये रहता है कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी ना भी कर रहा हो जी, वो बिजनेस कर रहा है या किसी वोकेशनल कोर्स में जा रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, उसको ओवरऑल इन्वायरमेंट के संबंध में जानकारी जरूर रखना चाहिए। ओवरऑल इन्वायरमेंट से मतलब जनरल स्टडीज से जी, कि जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। जनरल स्टडीज़ को बच्चे को अपने स्कूल पीरियड से ही उसमें कंसंट्रेट करना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। जी, जो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन में आप जनरल स्टडी नहीं पढ़ सकते। जी, और वो लगातार सालों साल पढ़ना पड़ता है, और उसमें से कुछ चीज़ें याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन जब कभी कोई ऐसे कनेक्टिविटी बनती है तो वो मेमोरी में आ जाता है बाहर। बिल्कुल, तो जनरल स्टडी मेरे हिसाब से हर बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए किसी भी फील्ड में रहे वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात, यानी कि जनरल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पढ़ते लिखते रहना चाहिए, और अखबार पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो शुरू से ही सिखाया जाता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें क्या हो रही हैं इस बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। सर आप हमें ये बताएं, आपको पढ़ने का शौक़ है हमेशा, तो क्या आपको लिखने का भी शौक़ है या फिर आप कुछ लिखते हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस पे मैं लिखता रहा हूँ जी, और इसके कुछ यूट्यूब में वीडियोस भी किए हैं। जी जी जी, तो वो एक मेरा इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है, नेबरहुड में क्या चल रहा है, और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के क्या थ्रेट एंड क्या मैटर्स हैं। तो सर यदि हम चाहें कि इस वक्त अभी क्या चल रहा है रिसेंट में, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहें, तो आप क्या कहना नहीं, चाहें? इंडिया का इंटरनेशनल पोजीशन इस समय बहुत स्ट्रांग है जी, और इंडिया की रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर जितने वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं उन सब में इंडिया की पोजीशन बहुत रिकॉग्नाइज की जा रही है। बिल्कुल, नेबरहुड में जरूर एक इमीडिएटली एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा कि सिचुएशन क्या शेप लेने जा रही है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चिंता या घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। इंडिया का डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत स्ट्रांग है
और इंडिया की आर्मी और इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस जो हैं वो अपने आप में बहुत इफेक्टिव हैं बिल्कुल इतने बड़े देश में, और लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल मैनेजेबल एंड कंट्रोल में। बिल्कुल। सर अब आप हमें अपने बारे में बताएं कि कई लोगों का ये सोचना रहता है कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गया है, तो उसके बाद थोड़ी शांति चाहिए जीवन में। हम भी चाहते हैं कि जो अभी तक डेली रूटीन चला आ रहा था वो जी। रूटीन ना रहे, उससे हटकर कुछ रहे। तो क्या आपका रूटीन अभी भी वही है या फिर आप कुछ अलग कर रहे देखिए हैं? डेली रूटीन तो चेंज हो जाता है, जी। जो समय ऑफिस जाना है और जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अदर वर्क हैं, वो कुछ चेंज हो गया, लेकिन जहाँ तक काम करने का है मैंने उसको छोड़ा नहीं है। बिल्कुल मैं सुबह योग करने से लेके और करीब 5 किलोमीटर वॉक करने से लेके और अपना कुछ पढ़ना और जो कुछ लोकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती जी। हैं और जो आवश्यक काम है उनको करने में मैं अपने को इन्वॉल्व रखता हूँ। बिल्कुल। सर आपने कहा कि सुबह सुबह आप योग करते हैं, जी। आपको टहलना पसंद है, करीब करीब 5 किलोमीटर आप चलते हैं। जी। तो किस तरह के योगासन आप सभी को सजेस्ट करना चाहेंगे खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए? देखिए योग में एडवाइस करूँगा कि सबको करना बहुत ज़रूरी है, जी। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, यंग हो, मिडिल एज में हो, ओल्ड एज में, क्योंकि योग करने से बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वो हेल्दी और यूज़फुल बने रहते हैं। बिल्कुल तो योग हर एज के हिसाब से या किसकी क्या कुछ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से योग एक्सपर्ट ही ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकते हैं। जी। तो मुझे ये तो मैं इन जनरल किसी के लिए नहीं कह सकता कि ये योग करें। जी। मैं भी एक योग टीचर के सुपरविज़न में ही योग करता हूँ बिल्कुल और उसमें प्राणायाम और योग दोनों हैं और दोनों हैं पर बहुत ज़रूरी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर ने कि सभी को हर रोज़ योग ज़रूर करना चाहिए अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, सर ने भी हमको बताई है कि हमें किसी शिक्षित प्रशिक्षित योग गुरु के सानिध्य में हमें योग करना चाहिए, ताकि यदि आपको कोई बीमारी हो तो आप गलत तरह का आसन ना कर लें। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि वो जो उसका रास्ता रहता है उससे भटक जाता है, तो यदि उसे अपने मंजिल तक पहुंचना है और रास्ता भटक गया है, किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था, बार बार फेल हो रहा है, तो उस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? क्या हार मान लेनी चाहिए? क्योंकि एक आईएएस बनना या एक दूसरा अधिकारी बनना बहुत कठिन काम होता है और उसमें फेलियर्स भी कहीं ना कहीं आते ही होंगे। देखिए ये बात सही है कि जितने यूथ है सबको, सब आईएएस या सब राज्य स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सब सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। जी। जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उतने ही होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सबको तो अपॉइंट कर नहीं सकती है। बिल्कुल तो पर जीवन में हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और उसी के लिए मैंने कहा कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज के भी आदमी को साइड बाय साइड अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी में इतना स्कोप है इस समय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जी। सेल्फ स्किल के लिए, सेल्फ बिजनेस के लिए, कि वो अनलिमिटेड है। बिल्कुल अभी हमने जैसे अभी अगर न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि इंडिया की इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर में 20% ग्रोथ आई है। तो ये बढ़ती हुई इकोनॉमी है, इसमें अनलिमिटेड चांसेस हैं। बिल्कुल तो यदि कुछ किन्हीं कारणों से कोई सर्विस कंपटीशन में नहीं भी निकल पाया हो तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं इस समय, और बहुत सारा काम है करने के लिए। बिल्कुल। जी। आपने कहा बहुत सारा काम है करने के लिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे अभी कि टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं हम वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, शरारतें हुआ करती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कुछ नया करने का भी बिल्कुल मौका ठीक है, दिया बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसी क्षेत्र के लिए कुछ और कर सकें? बिल्कुल जैसे अभी आप पिछले एक पर्टिकुलरली पोस्ट कोरोना के बाद में आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जी। कि आईआईटी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपना प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ के किसी ने चाय बेचने का काम शुरू किया तो मालूम पड़ा 10 लाख रुपए महीने से ज़्यादा का बिजनेस कर रहा है। जी। कोई ऑर्गेनिक वेजिटेबल कर रहा है। तो बहुत सारे काम लोग अपना जॉब छोड़ने के बाद में इस प्राइवेट खुद सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में लोग कर रहे हैं। बिल्कुल और इस तरीके के बहुत सारे काम हैं
जिसको किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो भी अनलिमिटेड है। जो ढेर सारे स्टार्टअप के आप न्यूज़ पढ़ती हैं जी। कि नए बच्चों ने स्टार्टअप बनाया और उनका 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल। तो 20, 25, 30 साल के बच्चे हैं। यानी करने के लिए बहुत कुछ बहुत। है, बस आपकी सोच जो है वो इस राह पर होनी चाहिए। अपनी मंजिल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। बस फोकस रहना पड़ेगा। बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा। सर, आपको आपकी मंजिल की प्राप्ति कैसे हुई? अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? मैं आज पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक और समन्वय से और प्रेम से निकल गया है। जी। और कोई आनंद से निकल गया। जो भी काम करें उसमें यदि आप इंजॉय करने लग जाएं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। बिल्कुल। मुद्दा ये है कि आप उस काम को इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। यदि उस काम को आप लोड मान लेंगे तो लाइफ में क्राइसिस है। बिल्कुल सही बात। जो भी कर रहे हो उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करो, ताकि आप जो भी कर रहे हो उसमें सफल भी हो सको। यदि आप अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे तो उसमें सफल होने के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। सर, हम देखते हैं कई लोग फिल्मी सितारों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, कोई दूसरे लोगों को मानते हैं, और कई लोग आप जैसे आईएएस को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से अपन ने इस बीच में चर्चाओं में वो छोटे छोटे पॉइंट अलग अलग जगह पे लिए हैं। जी। मैं यदि एक बार फिर से आप मुझे परमिट करें बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि उसको मल्टीटास्किंग अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी चाहिए। जी। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो या कोई वोकेशनल कोर्स में जा रहा हो, तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ पर उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो नॉलेज होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। जी। इस दुनिया में यदि जो कोई भी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव वर्क कर रहा है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कर रहा है, वो आप हमेशा देखिएगा कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कर पाता है। बिल्कुल। अशिक्षित व्यक्ति या जो हल्का से जिसने पढ़ाई की हो वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। तो मेरा एक सबसे पहला तो यही है कि वो पढ़ें अच्छा, पढ़ने के साथ साथ अपने को फिजिकली फिट रखें, फोकस्ड हों, और क्या उनको करना है उसको पहले से आइडेंटिफाई करें, उसमें और रिसर्च वर्क करके उसमें क्या नई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जी। उसका मार्केट है। बिल्कुल सही। जो ट्रेडिशनल जो चीज़ चली आ रही है उसमें आपको 1 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। तो उसका मार्केट होता है। बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो चीज़ें सर ने हमें बताई हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे फोकस्ड रहना चाहिए, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो पढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होए सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, उसका अभ्यास करते रहिए। यदि आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं भी हुई है तो आज करने के लिए बहुत कुछ है। उस मंजिल से संबंधित टेक्नोलॉजी से जुड़कर कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। सर, आप स्टूडियो में आए, अपने जीवन के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सभी के साथ साझा की और सभी को एक मैसेज भी दिया कि कैसे वो आगे चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।